रहा है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए आज हुए रवाना। पीएम मोदी ने कहा, साझेदार देशों से बातचीत के लिए उत्सुक। गृह मंत्री अमित शाह आज बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, बीएसएफ के कारण देश की सीमा सुरक्षित। भुज के हरिपर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में आयोजन। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। ईवीएम व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ कार्यशाला। एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके। पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस हुआ कंपन। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। और 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। राजदूतों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन। नमस्कार, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में। जैसा अब जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उनके रग-रग में भारत विरोधी खून बह रहा है। और यह प्रेस वार्ता बहुत पीड़ा से, बहुत चिंता से ग्रसित होकर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था किस तरह से कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस हो गया है। और इसमें जो माओइस्ट हैं ये अराजकता का प्रतीक है। जो आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए, तो यह बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए। कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं, एक एक करके आपके समक्ष 2-3 तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचेलेट एक साथ खड़ी हैं। अब
जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए, और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है, और जॉर्ज सोरेस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरेस है और साथ में मिशेल बेचेलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी। और ये दिखाई दे रहा है, दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं। अब यह भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दें जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। यह पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उस पर सवाल उठाती हैं। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, यह असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को यह नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ तो ये अशांति फैलाएगा? क्या ये हमारी संप्रभुता का हनन नहीं है? और ठीक है, वो गैर है, गैर भारत विरोधी बात करे, समझ सकते हैं। सोनिया गांधी क्या हैं? क्या आज भी वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती हैं? जिस देश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस संविधान की शपथ उन्होंने अभी भी ले रखी है कि मैं संप्रभुता की रखवाली करूंगी,
क्या ये उस शपथ का हनन नहीं है? क्या ये देश से गद्दारी नहीं है? और मैं गद्दारी शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। यह कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आज गद्दारों की फौज है। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मैं एक और तथ्य आपके सामने रख दूं, सर्वोच्च न्यायालय को लेके है। सोनिया गांधी जी को शर्म आएगी कि किस तरह से उन्होंने देश के हर नागरिक को अपमानित किया है। यह पुरस्कार मिशेल बैचेलेट को देके। सीएए आप सब जानते हैं, संसद में पारित एक कानून है। इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपसे साझा करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएए कानून पे रोक नहीं लगाई। अब आप देखिए किसके इशारे पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी अध्यक्षता मिशेल जी कर रही थी, वो भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डालती है। हमारा अंदरूनी मामला है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह अर्जी डाली गई सर्वोच्च न्यायालय में? और आप चेक करा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली गई। हस्तक्षेप करते हुए यह कहा गया कि सीएए आने से मानव अधिकारों का हनन होगा। अगर ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उसको पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जो ईसाई हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं दिखाई देता। अभी बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। तब ये कहा थी, इसका मतलब अभी भी सोनिया गांधी जी के लिए उनका जो जन्म स्थान है वो सर्वोपरि है, भारत का संविधान नहीं। जिस धर्म का वो पालन करती है वो ही सब कुछ है। क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, जो इनके इशारे पर भारत की संप्रभुता पे प्रहार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होते हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जबरन धर्मांतरण होता है, उस पे ये लोग चुप क्यों रहते हैं? और ये पहली बात नहीं है जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ये एक तस्वीर है इल्हानो उमर। ये अमेरिका में लॉ मेकर है, इनसे राहुल गांधी मिले थे। ये भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी बयान देते रहते हैं। जॉर्ज सोरेस और अब मिशेल, ये साफ दर्शाता है, ये एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न ये है, पहले कवर फायर देते थे, अब बेशर्मी करके खुले में आ गए हैं। खुले में आके भारत के लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एंटी इंडिया, पूरे तथ्यों के साथ प्रमाण देते हुए ये बात हमने रखी। एक और बड़ा गंभीर पहलू है, वो पहलू है एंटी सिख। हम सब जानते हैं 1984 के दंगे हुए, 3000 से ज्यादा जो सिख परिवार थे, पंजाबी परिवार थे, उनको
प्रताड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। और राजीव गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हत्या और बलात्कार को सही ठहराने का प्रयास हुआ। सज्जन कुमार एमपी बने कांग्रेस के टिकट पे और जगदीश टाइटलर मंत्री बनाए गए कांग्रेस के टिकट के बाद। जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कमेटी में स्थान मिला और इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि जो पुराने जख्म हैं सिख परिवारों के, पंजाबियों के, वो भरे ना और उन जख्मों को नमक डालती है, मिर्च डालती है। कोई प्रतिक्रिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पहले भी नहीं आई थी, लेकिन जब हमने देखा, ये तस्वीर देखिए, ये जो कार्यक्रम था जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें प्रथम पंक्ति में एक व्यक्ति यहां बैठा है। ये देखिए, मैं हाथ हटा लेता हूं, ये व्यक्ति जगदीश टाइटलर है। अब देखिए, दीपेंद्र हुड्डा पीछे हैं, जगदीश टाइटलर आगे हैं। ये जो रिश्ता है, जो बलात्कारी, हत्यारे और हमारे देश को प्रताड़ित करने वाले हैं, इनको सम्मानपूर्वक पहली पंक्ति में सोनिया गांधी जी बैठाती हैं। ये भारत का हर नागरिक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी जी, ये जो दर्द है इन परिवारों का, ये आप और राहुल गांधी महसूस, उन परिवारों को आपने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, उनको पहुंचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको न्याय दिलवाने का काम 4 दशक बाद नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन अभी भी आप उन्हीं हत्यारों के साथ, उन्हीं बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी हैं? क्या आपकी मां की ममता हृदय में कोई स्थान नहीं रखती? यह चिंताजनक सवाल है। क्या ये नकली गांधी भूल गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? ये नेता प्रतिपक्ष कब तक मौन रहेंगे? कब तक ये लोग भारत विरोधी ताकतों के साथ, हत्यारों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े रहेंगे? ये बात पुरजोर तरीके से इस मंच से हम लोग उठाना चाहते हैं। और हमें ये यकीन है कि इस देश की 140 करोड़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और हर उस परिवार के साथ खड़ी है जिसने अपना कोई खोया है, जो अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और वो धिक्कार करती है ऐसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी जी पे, जिनको ये भी नहीं पता कि इस देश की मूल भावना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया गया, सभी तथ्यों को बड़ी प्रामाणिकता से और स्पष्टता से रखें। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो सारे तथ्य आपके समक्ष रखे गए हैं, ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि नकली गांधी परिवार के रगों में आज गद्दारी का खून दौड़ रहा है। और ये महात्मा गांधी जी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी होती है, हत्यारों के साथ खड़ी होती है, और बल्कि उनका महिमा मंडन करके उनको मंत्री बनाती है, सांसद बनाती है।
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस माओवादी संगठन की तरह काम कर रही है और भारत विरोधी है। कांग्रेस का जो डीएनए है वो पूरी तरह से भारत विरोधी है। और साथ ही उन्होंने एक मिशेल बैचलेट के साथ एक तस्वीर दिखाई और कहा कि सोनिया गांधी की उपस्थिति में भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया गया और उन्हीं को कांग्रेस ने पुरस्कृत भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी पर भी मिशेल ने कई सवाल उठाए हैं, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनके साथ खड़े होते हैं और कांग्रेस के इशारे पर ही भारत के मामलों में जो बाहरी शक्तियां हैं या विरोधी शक्तियां हैं वो हस्तक्षेप करती हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद की शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज के साथ साथ सत्र के विधेयकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का प्रयास भी होगा। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें की जाएंगी और सरकार के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस सत्र में सरकार पारित करने का प्रयास करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में लाल किले के पास कार में हुए आतंकी विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और निवारक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एलजी सेक्रेटरीट की तरफ से पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को अलग अलग लिखकर भेजे गए मैसेज में कई निर्देश भी दिए गए हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री करने वाली संस्थाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें, जिसमें खरीदारों और विक्रेताओं की तस्वीरों के अलावा अन्य प्रासंगिक विवरण भी शामिल हो। नागरिकों का ब्रेन वॉश करने के उद्देश्य से कट्टरपंथी सामग्री की साइंटिफिक ट्रैकिंग के लिए मेटा, ट्विटर, एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रमुखों के साथ परामर्श अभ्यास आयोजित करें। संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी को मजबूत किया जाना चाहिए। एक केंद्रीय डेटा संग्रह बनाएं, जिसमें अस्पतालों, खासकर निजी अस्पतालों के द्वारा नियोजित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिकॉर्ड, उनकी मेडिकल डिग्रियों के विवरण शामिल हों। वाहनों, खासकर सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री और खरीद में लगे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और फाइनेंसरों के साथ परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए। स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां वास्तविक मालिक पंजीकृत मालिक से अलग हो। ऑटो रिक्शा के मामले में ये समस्या सबसे गंभीर बताई जा रही है, जहां परमिट धारक वास्तविक मालिक से अलग होता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान अमित शाह ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ के जवानों का उत्साह बढ़ाया। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और शहीद जवानों को नमन किया। इस मौके पर उन्नत तकनीक, आधुनिक उपकरणों और नई सुरक्षा रणनीतियों को भी प्रदर्शित किया गया। समारोह के दौरान अमित शाह ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ के जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ आज देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक
देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को भविष्य का क्रिएटिव फोर्स बताते हुए कहा कि ये मंच उन्हें वैश्विक स्तर से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का मिशन भी युवा शक्ति पर आधारित है। आने वाले समय में देश का नेतृत्व यही युवा संभालेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है इसका